सभी का मेरे चैनल सैन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। और जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही इंडिकेट करता है कि प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ, तो जब कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, नो मैटर वेदर पब्लिक और प्राइवेट, या कोई फैक्ट्री है, संस्थान है, या कोई इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूशन है, तो एचआर डिपार्टमेंट के जब कर्मचारी अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं, ओके, और जब एचआर के फंक्शंस की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एडिशनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, वो होता है स्टेटरी कंप्लायंस को मेंटेन करना। ओके, देखिए, जब हम ऑडिट और इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो हमारा ये कहना होता है कि कोई भी संबंधित कंपनी या फैक्ट्री जो है वो स्टेटरी कंप्लायंस वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए लेबर लॉस का, और जो है फैक्ट्री को जो नॉर्म्स है स्टेटरी कंप्लायंस के वो मेंटेन करके रखने हैं। एंड दी फैक्ट्री, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री शुड बी स्टेटरी कंप्लायंट। सो व्हाट इज द स्टेटरी कंप्लायंस? स्टेटरी कंप्लायंस होता क्या है? स्टेटरी कंप्लायंस मीन जो संबंधित लेबर लॉज है उनको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होती है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट all the related labor laws into his or her factory or industry or institution or organization or wheresoever is applicable, right? तो हम इसी चेन में अगर बात करते हैं तो हम आज फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जो भी एचआर डिपार्टमेंट का मेन टास्क होता है किसी भी फैक्ट्री में, फैक्ट्री आपने देखा होगा, फैक्ट्री उस संस्थान को कहते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है किसी भी आर्टिकल का या वस्तु का। तो वहाँ जो एचआर डिपार्टमेंट होता है तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि डे टू डे जो उनके फंक्शंस हैं ही, जैसे अटेंडेंस है, सैलरी एंड वेजेस है, ओवर टाइम है, शिफ्ट रोटेशन अगर है तो उसको मैनेज करना है, एम्प्लॉयज़ के ग्रीवांसेस है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन भी इसका एक पार्ट है, और साथ ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। लेकिन इसी के साथ इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि लेबर लॉस को इम्प्लीमेंट करना अपनी फैक्ट्री में। फैक्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट जो फैक्ट्री में एप्लीकेबल है दैट इज़ द फैक्ट्री एक्ट 1948। ओके, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दिस इज द की एक्ट which is required to be implemented into a factory. Okay, जितने की बाकी एक्ट है कहीं ना कहीं वो इसके चारों तरफ रोटेट करते हैं। तो जो सेंट्रलाइज सेंटर में जो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में, जैसे एयर इंडिकेट कर रहा है, ये पास हुआ था। तो स्पेशली इसमें जो फैक्ट्री प्रमाइसेस है, एक बाउंड्री के अंदर जो एक फैक्ट्री है तो उसमें आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी है, आपकी वर्किंग आवर्स हैं, आपकी स्पीड ओवर है, ओवर टाइम्स है, और बेसिक एमेनिटीज़ हैं, वेलफेयर मेजर्स हैं, एनुअल लीव विद वेजेस हैं। तो ये सब फैक्ट्री एक्ट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम बहुत छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं अपने इस वीडियो में फैक्ट्री एक्ट 1948 का, राइट? तो देखिए, फैक्ट्री एक्ट 1948 जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी उन कंपनीज में, उन जगह प्रमाइसेस में, उन और इंडस्ट्रीज़ में होती है जहाँ पर 10 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र में ये संख्या 20 और उससे अधिक है। ठीक है, और जहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं और वो किसी उत्पादन में जो है उत्पादन की प्रक्रिया में काम करते हैं, तो ये सेक्शन 2(1) में जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है, एनी प्रेमाइसेस वेयर ऑन 10 और मोर, और इन राजस्थान एंड महाराष्ट्र 20 persons with the aid of power, okay, 20 or more person in Rajasthan and Maharashtra, or without the aid of fire, working on any day preceding 12 months wherein manufacturing process is being carried on.
तो सेक्शन 2(1) ऑफ द फैक्ट्री एक्ट ये बताता है कि किसी भी संस्थान में सिर्फ महाराष्ट्र और राजस्थान में 20 या उससे अधिक, नहीं तो जहाँ 10 या बाकी राज्यों में जहाँ 10 और उससे अधिक व्यक्ति बिजली की एड से या विदाउट एड काम करते हैं और प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कार्य में वर्कर मजदूर काम करते हैं, तो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है, यानी कि वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू हो जाता है। अब होता है, अब आप जब लागू हो जाता है तो उसमें उस कंपनी के प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी कि मालिक की जिम्मेदारी क्या होती है। मालिक की जिम्मेदारी होती है कि मालिक को अपनी संबंधित फैक्ट्री को फैक्ट्री एक्ट के अनुसार रिलेटेड जो आपके लेबर डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ से अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्री इज टू बी governed by the chief inspector of factories on submission of prescribed form, okay, and fee plan, section 6। तो जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज है वहाँ से जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स होते हैं। अब तो आपने देखा ही है कि अब आप जानती हैं कि ऑनलाइन प्रोसीजर्स, तो ऑनलाइन जो प्रोसीजर्स हैं या जहाँ नहीं है तो वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स है, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, और जो संबंधित फीस है तो उन डॉक्यूमेंट्स को फीस के साथ डिपॉजिट करके जो है हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और रजिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। जब रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर आगे उसको रिन्यूअल किया जाता है। ओके, अब जब हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है फैक्ट्री का तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की और वहाँ के मैनेजमेंट की होती हैं। वो क्या होती हैं? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, सॉरी, 14 वर्ष तक के बालक हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। ओके, नॉन एडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन दैट इज सर्टिफिकेट फिटनेस। अब जो 14 से 18 साल के यंग पर्सन है अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो काम करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हैं। वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन not more than 4.5 hours and not permitted to work during night shift। देखिए, जो भी यंग पर्सन्स काम करेंगे तो वो केवल लिमिटेड आवर्स काम करेंगे और उनकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में नहीं लग सकती। ये फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 67, 68 ओके और 71 में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ले रहे हैं फैक्ट्री एक्ट के जो मेन है। फिर है सेफ्टी मेजर्स। देखिए, सेफ्टी इज़ ऑन प्रायोरिटी, सेफ्टी इज़ फर्स्ट। तो फैक्ट्री एक्ट में जो सेफ्टी मेजर्स हैं दैट इज़ वेरी मैंडेटरी टू मेंटेन ऑल द मेजर्स, 100% मेजर्स। अगर कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पार्टिंग ए ट्रेनिंग रिलेटेड टू मेंटेन सेफ्टी मेजर्स फॉर एवरी वर्कर दैट इज़ टू बी इम्पार्टेड बाय द मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ द कंसर्न फैक्ट्री, राइट। तो हम सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं। एम्प्लॉयर टू इश्यू सेफ्टी, नंबर 1 fencing of machinery, number 2 by non allowing work or to near machine in motion, next by not employing young person on dangerous machine, next striking gear and develop for cutting of power, next by installing self-acting machine, by casting of new machinery, by prohibition of employment of young persons and women near curtain openers, by providing hoists and lifts, section 21 to 28। देखिए, सेक्शन 21 से 28 फैक्ट्री एक्ट के जो हैं वो कहीं ना कहीं सेफ्टी मेजर्स को ये है इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को यह इश्योर करना है कि कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो होती है वो जो डेंजरस मशीन है उनके चारों तरफ फेंसिंग होनी चाहिए, उनकी मतलब ताकि वहाँ हर कोई व्यक्ति अंदर उसका हाथ या बॉडी का कोई पार्ट नहीं आ सके। फिर जो मशीन है उनके आसपास ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि जो मोशन में मशीन है उसके आसपास खड़े होके कोई काम करे। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना और आसपास से निकलने का रास्ता भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और यंग पर्सन और महिलाएं हैं उनका वहाँ पे काम करना जो है प्रोहिबिटेड होता है। और ये बेहतर रहेगा कि कम फैक्ट्री में जो है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स को इंस्टॉल किया जाए, बिकॉज टेक्नोलॉजी डे टू डे जो है वो थोड़ी सी उसमें सुधार आता जा रहा है, इम्प्लीमेंट होता जा रहा है। फिर नई नई मशीन, बहुत पुरानी जंक लगी हुई मशीन्स हैं जिनको ऑपरेट करने में दिक्कत आती है ऑपरेटर को, तो उसके बजाय नई मशीनों को इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है। फिर है लिफ्ट्स, उठाने के लिए लिफ्ट वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, चेन लिफ्ट। तो ये सेक्शन 21 से 28 तक सेफ्टी मेजर्स का ब्यौरा फैक्ट्री एक्ट में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स, स्पीड ओवर एंड ओवर टाइम ऑफ एडल्ट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और द पार्ट ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, और जिसमें सेक्शन 51, 54, 56, 59 और 60 में इन सब पॉइंट्स का ब्यौरा दिया हुआ है। आपने देखा होगा जब हम किसी फैक्ट्री में एंटर करते हैं तो फॉर्म 11 बाहर उसमें नोटिस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री के ओपनिंग टाइम क्या है, फैक्ट्री का क्लोजिंग टाइम क्या है, शिफ्ट्स का क्या टाइम है, लंच ब्रेक है का क्या टाइम है, शिफ्ट रोटेट हो रही है तो उनका क्या शेड्यूल है, साथ में टी ब्रेक्स भी अगर फैक्ट्री दे रही है तो उनके क्या टाइमिंग है। ओके, तो जो शिफ्ट टाइमिंग और ड्यूटी आवर्स हैं ये रोटेट होते हैं फैक्ट्री, मतलब जो घड़ी होती है ना शेड्यूल काम करने की घड़ी, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार ही फैक्ट्री में जो है वो उसको चलाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले वीकली आवर्स नॉट मोर देन 48। तो वीकली आवर सप्ताह में काम करने के घंटे जो है प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। फिर है डेली आवर्स नॉट मोर देन 9 आवर्स। ठीक है, डेली जो है वो डेली 9 आवर्स, उसमें रेस्ट आवर्स भी उनके आ जाते हैं, आधा घंटे का टी ब्रेक, वो लंच ब्रेक 15 मिनट्स के टी ब्रेक्स, 4+4 यानी 8 आवर्स। फिर ठीक है, रेस्ट नॉट लीस्ट हाफ आवर और वर्किंग फॉर 5 आवर्स, मतलब आपको 5 घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना ही देना है, यानी लंच ब्रेक और रेस्ट आवर्स। फिर ठीक है, स्पीड ओवर नॉट मोर देन 10 आवर्स, यानी कि अगर आपने शिफ्ट लगाई है तो वो शिफ्ट 10 स्पीड ओवर यानी वो बदलने की जो कंडीशन है वो 10 घंटे से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर है ओवरलैपिंग शिफ्ट्स प्रोहिबिटेड, आप शिफ्ट को ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर आपके यहाँ 2 शिफ्ट चल रही है, 1 शिफ्ट है या 3 शिफ्ट है, तो वो एक ही शिफ्ट चलेगी, आप ओवरलैपिंग शिफ्ट की बिल्कुल नहीं कर सकते, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फिर है एग्जिट वेजेस, ओके, या देन वेजेस फॉर ओवर टाइम डबल देन नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, अगर मजदूरों का ओवर टाइम लग रहा है तो उनका रेट डबल होता है। देन है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, यानी कि महिला कर्मचारी या महिला मजदूर काम कर रहे हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स, ई फीमेल वर्कर्स आर देयर, तो जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो वो सुबह 6 बजे, शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक काम नहीं करेंगी। फीमेल वर्कर्स का काम करने का टाइम सुबह के 7 बजे से मैक्सिमम शाम के 6 बजे तक का, सुबह के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक का होगा। बियॉन्ड 7 PM नो एनी फीमेल वर्कर इज अलाउड टू वर्क, राइट। फिर हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बेसिक एम्यूनिटीज़। बेसिक एम्यूनिटीज़ का ब्यौरा जो है वो सेक्शन 11 से और 20 तक 20 तक दिया हुआ है, यानी सेक्शन 11 से 20 तक दिया है। अब हम आपको बताते हैं बेसिक एम्यूनिटीज़ कौन कौन सी है जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अपने फैक्ट्री में देनी है कर्मचारियों को, वर्कर्स को। फिर है एम्प्लॉयर शैल इंश्योर फॉर द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, मालिक को कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या इंश्योर करना है। नंबर 1 क्लीनलीनेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट्स एंड एफ्लुएंट्स, ओके, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। नेक्स्ट इज डस्ट and fume, next artificial humidification, next lightning, next drinking water and spittoons। तो सेक्शन 11 से 20 तक देखिए कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं जो एम्प्लॉयर को एश्योर करनी है। सबसे पहले तो साफ़ सफाई, और जो कूड़ा कचरा है वो अपने जो एक आइडेंटिफाई प्लेस है, जो अपना यथोचित स्थान है, वहाँ पे कचरे को डालना है।
और वेस्ट को डिस्पोज करना है, ऐसा नहीं है आपने कचरा इकट्ठा कर दिया है। ओके। प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब हवाओं का जो है वेंटिलेशन आना जाना प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। फिर है ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए अंदर में, होता है ना वो एक टेम्परेचर, बहुत लोग काम कर रहे हैं तो मशीनें भी ऑपरेट हो रही हैं, तो वो कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी होती है। ओके। फिर है ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करना होता है। देखिए वो फिक्स होता है कि इतने एरिया में या इतने एरिया हॉल में इससे ज़्यादा मजदूर काम नहीं करेंगे, तो ओवर क्राउडिंग को जो है कंट्रोल करना होता है। कैसे, अगर मान लीजिए 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो 2 वहाँ पे एंट्री और एग्जिट डोर्स होंगे। उस रूम में एक कमरा या उस हॉल में एक दरवाज़ा नहीं होगा, वहाँ पे 2 दरवाजे होंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्री एक्ट में मेंशन किया गया। लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, पीने के पानी होना चाहिए, प्लस अगर थूकने का स्थान भी है तो वो भी, थूकने की आदत है कर्मचारियों को तो स्पिट्यून्स भी उनका सेपरेट होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं वेलफेयर मेजर्स की। तो एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड, फैक्ट्री एक्ट आपको ये भी गाइडलाइन देता है कि फैक्ट्री में कौन कौन से वेलफेयर मेजर्स हैं जिनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होती है। क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द वेलफेयर मेजर्स। सो वेलफेयर मेजर्स फैक्ट्री एक्ट में ऑलरेडी लेट डाउन है, मतलब उनकी जानकारी फैक्ट्री एक्ट में गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अपने कर्मचारियों को प्रोवाइड करनी है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 42 से 49 तक फैक्ट्री एक्ट 1948 में सेक्शन 42 टू 49 वेलफेयर मेजर्स का ब्यौरा दिया हुआ है। वो कौन से हैं? सबसे पहले वॉशिंग फैसिलिटीज़, फिर है फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, फर्स्ट एड appliances, one first aid box, not less than one for every 150 worker. Okay. Then canteen when there is 250 or more workers. Shelters, restrooms and lunch rooms where there are 150 or more workers. Crutches where there are 50 or more women workers. Welfare officer when देयर आर 500 और मोर वर्कर्स। देखिए स्ट्रिक्टली उन्होंने फैक्ट्री एक्ट में जो है संख्या भी ओपन की हुई है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वेलफेयर मेजर्स। वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, वॉश कपड़ों के स्टोरेज और उनकी सुखाने की सुविधा होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए वर्कर्स की, फर्स्ट एड बॉक्स जो कि वेल इक्विप्ड होना चाहिए, उसमें ज़रूरत की दवाइयाँ और अप्लाइंसेस यानी कैंची और आपके टिंचर, ये सब, और लिस्ट होनी चाहिए बाकायदा फर्स्ट एड बॉक्स में, जो 150 कर्मचारियों पे एक होता है। ओके। उसके अलावा जहाँ पर 250 या अधिक काम मजदूर काम करते हैं वहाँ पे कैंटीन होनी चाहिए, और साथ में जहाँ पर शेल्टर्स होने चाहिए और लंच रूम होना चाहिए जहाँ पे 150 या उससे अधिक वर्कर काम करते हैं। देखिए कैंटीन एक अलग ऑप्शन पॉइंट है और लंच रूम एक अलग पॉइंट है। ओके। 250 वर्कर पे कैंटीन और 150 वर्कर पे लंच रूम होना चाहिए। जहाँ पर 50 या उससे अधिक महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ पे क्रैच होना चाहिए, और जहाँ पर 500 या उससे अधिक कर्मचारी, जब हम फैक्ट्री लाइसेंस की बात करते हैं तो 500 से ऊपर हमें लाइसेंस लेना होता है तो ऑब्वियसली हमें 1000 वर्कर्स का मिलता है। तो 500 से ऊपर जब संख्या बढ़ जाती है कर्मचारियों की, और जब जिस फैक्ट्री में 500 से अधिक वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन फैक्ट्री एक्ट में दी हुई है गाइडलाइंस। अब आता है एक चैप्टर लीव विद एनुअल लीव विद वेजेस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। देखिए काफ़ी एक छोटा छोटा ग्रीवांस बड़ा बनता है, काफ़ी एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होते हैं, उसमें अपने लीव एडजस्टमेंट को लेकर होते हैं। और लीव एडजस्टमेंट में जो मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ लीव होती है दैट इज़ EL या प्रिविलेज लीव। ओके। तो एनुअल लीव विद वेजेस फैक्ट्री एक्ट में ये ऑलरेडी गाइडलाइंस दी हुई हैं। ए चाइल्ड फॉर एवरी 15 days एक्यूमुलेट लीव फॉर 30 days, यानी इफ अगर एक बालक 15 दिन काम करता है तो एक चाइल्ड 15 दिन काम करता है तो वो एक लीव को अवेल करता है। तो देखिए फैक्ट्री के बारे में जैसे मैंने बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो जो भी कारखाना है जहाँ पर 10
और अगर राजस्थान महाराष्ट्र में 20 या उससे अधिक लोग बिजली के एड या विदाउट एड उत्पादन कार्य में वर्कर काम करते हैं तो उस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी उत्पादन की प्रक्रिया में वर्क करते हैं तो वो फैक्ट्री एक्ट में उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, अब ऑनलाइन प्रोसीजर्स हैं तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स में संबंधित डॉक्यूमेंट्स और फीस को डिपॉजिट करके फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन होता है। वंस व्हेन फैक्ट्री गेट्स रजिस्टर्ड अंडर दिस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसका अलग अलग चैप्टर में अलग अलग ब्यौरा दिया है। जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, सेफ्टी मेजर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन सेक्शन 67, 68 एंड 71, सेफ्टी मेजर्स सेक्शन 21 से 28 तक 21 to 28 सेफ्टी मेजर्स का ब्यौरा है। सेक्शन 51, 54, 56, 59 एंड 60 में वर्किंग आवर्स, स्पीड ओवर एंड ओवर टाइम ऑफ एडल्ट्स का ब्यौरा दिया हुआ है। बेसिक एमेनिटीज़ जो एम्प्लॉयर को मेंटेन करनी है वह है सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 11 to 20 यानी सेक्शन 11 से 20 तक बेसिक एमेनिटीज़ को एम्प्लॉयर को मेंटेन करना है। फिर वेलफेयर मेजर्स हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और द पार्ट ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। तो उसके बारे में हमने आपको बताया है कि 150 लोगों में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, 250 या उससे अधिक वर्कर में कैंटीन, 150 या उससे अधिक वर्कर्स हैं तो रेस्ट रूम होना चाहिए, और अगर लंच रूम होना चाहिए। अगर 50 या उससे अधिक महिलाएं काम करती हैं तो क्रैच की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर 500 से अधिक वर्कर काम करते हैं तो वेलफेयर ऑफिसर प्लस एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए। तो ये कुछ जो सेक्शन 79 है वो एनुअल लीव विद वेजेस यानी जिसमें ईएल का पार्ट आता है, अर्न लीव के बारे में जानकारी दी हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वर्कर्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव पार्ट है ये, क्योंकि ईएल हमेशा से एक डिस्प्यूट का और ऑब्वियसली ईएल एडजस्टमेंट भी एचआर की डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ईएल ऐसी काइंड ऑफ इस प्रकार की छुट्टी होती है जो कि लैप्स नहीं होती और साल ख़त्म होने के बाद जो लीव पीरियड होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर का, उसमें ईएल लैप्स नहीं होती, वो अगले साल जो है वो बची हुई ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसमें कंपनीज़ की पॉलिसी और एक्ट के अनुसार कुछ पोर्शन जो है इनकैश कर दिया जाता है, कुछ कंपनी तो पूरा ही इनकैश कर देती हैं, कुछ कंपनी कुछ बैलेंस रख के 50% या इनकैश कर सकती है। तो वो कंपनी की अपने साथ पॉलिसी होती है। तो इसका ब्यौरा फैक्ट्री एक्ट में इस तरह की लीव का ब्यौरा लीव विद वेजेस में दिया हुआ है। अब देखिए कहीं ना कहीं जब लॉ की हम बारे में बात करते हैं तो अगर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो ऑब्वियसली पैनल प्रोविजंस भी लेट डाउन होता है। उसी तरह से फैक्ट्री एक्ट में पैनल प्रोविज़न ऑलरेडी लेट डाउन है, जिसमें कि एम्प्लॉयर को पनिशमेंट के साथ साथ जो है वो इम्प्रिजनमेंट का भी उसमें ब्यौरा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत शॉर्ट में फैक्ट्री एक्ट की ये इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको देने की कोशिश की है। होप यू वुड लाइक दिस। अगर आप कोई पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, और साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी रिलेवेंट टॉपिक पे जो एचआर से रिलेटेड है या लेबर लॉ से रिलेटेड है अगर वीडियो बनानी है तो आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपना रिस्पांस दें, एंड आई डू वेट फॉर द रिस्पांस इन रिगार्ड्स टू मैनेज सम इम्प्रूविंग एरिया ऑफ माई चैनल, एंड आई होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।